Hello students, welcome to Code Academy. This is Omesh Ranwal and in today's lecture we are going to discuss inverse of a function. Inverse of a function. We are always committed that before starting any topic we always try to visualize the topic. So what is the topic? We need to understand this. तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को हम हमेशा मशीन की तरह समझते हैं. तो एक मशीन का इनवर्स मतलब क्या कि मैंने किसी मशीन में इनपुट डाला P, आउटपुट मिला Q. अब मुझे ऐसी मशीन बनानी है कि जिसमें मैं डालूं Q तो मुझे मिले P. इसको F इनवर्स बोल सकता हूं. इनवर्स मतलब उल्टा, या G बोल सकता हूं. फंक्शन का नाम है, फंक्शन एक मशीन है. मशीन को नाम आप F दो, G दो, H दो, F इनवर्स दो, F डैश दो, जो आपका मन करे. बट यूजुअली जो मोर पॉपुलर है वो है F इनवर्स. ठीक है, यही होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. और समझो, मान लीजिए मैं आपको एक मशीन दूं 3x प्लस 4. इसकी फंक्शनिंग क्या है कि जो इनपुट आप इसमें डालते हो, विजुअलाइज एवरीथिंग, विजुअलाइज एवरीथिंग. ये मशीन क्या करती है, इनपुट लेती है पहले x, उसका 3 गुना करती है, फिर उसमें 4 ऐड करती है और फिर फाइनली आपको आउटपुट देती है. तो ये मशीन कैसे वर्क कर रही है, 3 लिया, x लिया, या जैसे 2 लिया तो 6 करेगी, 6 के बाद प्लस 4 करके 10 दे देगी. अब ये एक मशीन का सिस्टम है पूरा, यानी इनपुट डाला 2, तो इनपुट अगर मैंने 2 डाला तो मशीन ने क्या किया, उसको 10 बना दिया. अब मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए, उस मशीन का फॉर्मूला भी चाहिए जिसमें 10 जाए तो बाहर क्या है, 2 आए. ये है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ मशीन. ठीक है, अब ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है. ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है. यानी कि अगर एक फंक्शन, एनसीईआरटी क्या बोल रही है बच्चों, मैं कोई रोल नहीं मार रहा हूं ना कि यहां पर ये बहुत सिंपल है. आपको फील करना है, शुरू के 10 मिनट जो कंसिस्टेंट होकर के इस बात को समझ लेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, उसको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और इससे जुड़े हुए डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम इनवर्स फंक्शन की मैं करता हूं तो बेसिक्स ही काम आते हैं. ना केवल इनवर्स फंक्शन की प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, बेसिक्स आपका हमेशा साथ निभाते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए एक मशीन है 4x माइनस 1. अब मुझे एक दूसरी मशीन बनानी है. ठीक है, एक्चुअली दूसरी मशीन भी मैं x की फॉर्म में क्यों काउंट कर रहा हूं, आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये जो x है वही ये x है, ऐसा नहीं है. ये मशीन की फंक्शनिंग है. हम जितनी भी मशीन्स, जितने भी फंक्शंस हैं, ये स्टैंडर्ड है कि हम उनको x के फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं. इस मशीन को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि अगर इनपुट p डाला तो 4p माइनस 1 से आउटपुट मिलता है. ठीक है, अब मुझे एक ऐसी मशीन तैयार करनी है जो कि, यानी कि इनवर्स मशीन तैयार करनी. इनवर्स ऑफ f, सिंबॉलिकली f इनवर्स लिखते हैं, और जो इनपुट यूज करते हैं उसको p या x हम लोग बोला करते हैं. f इनवर्स की जगह, ये इसका मतलब 1/f नहीं है. f इनवर्स एक सिंबल है जो कि ये बताता है कि ये उल्टी मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब आप देखो कि इस मशीन में, अब आप फील करना कि एक मशीन जो कि गिवन इनपुट का 4 गुना करती है, फिर उसमें से 1 माइनस करती है. गिवन इनपुट का 4 गुना करती है, p से हुआ 4p, 4p से हुआ 4p माइनस 1. अब मुझे ये f की फंक्शनिंग है. अब मुझे f इनवर्स में क्या जाएगा, ये जाएगा. तो क्या होगा, पहले +1 होगा. ध्यान से समझना, +1 होकर के क्या मिलेगा, 4p. मुझे क्या चाहिए, इससे चाहिए p. तो मुझे एक ऐसी मशीन तैयार करनी है जिसके इनपुट में 4p माइनस 1 डालूं तो p मिले. तो 4p माइनस 1 डालने पर p कब मिलेगा, जब 4p माइनस 1 के साथ +1 हो, फिर डिवाइडेड बाय 4 हो. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर 4p माइनस 1 को अगर g में डाला या f इनवर्स में डाला
तो मुझे क्या मिलना चाहिए, p मिलना चाहिए। कब मिलेगा सर, जब अगर इस इनपुट को मैं x मान लूं, इस इनपुट को मैं x मान लूं, तो क्या होना चाहिए, x प्लस 1, इससे बन जाएगा 4p अपॉन 4। यानी f इनवर्स x या f इनवर्स मशीन की जो फंक्शनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, x प्लस 1/4। मुझे नहीं पता कितना समझ आया, बट जितना फील करोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। एक दूसरी मशीन लेते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं बच्चों, और एनसीईआरटी आपको क्या बताना चाह रही है कि इनवर्स फंक्शन को समझना बहुत ही आसान है। एक मशीन का वर्क इज लाइक 4x प्लस 7। इसकी इनवर्स मशीन आप इजीली लिख सकते हो। उस मशीन में जो इनपुट जाएगा वो कौन होगा, f का आउटपुट जाएगा। f मशीन ने जो आउटपुट दिया वो अगर f इनवर्स में जाए तो वही मिले, तो f इनवर्स का आउटपुट ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू इनपुट ऑफ f। तो 4x प्लस 7 किस तरीके से प्रोसेस हो, तो f इनवर्स, कोई भी मशीन इनपुट को x के फॉर्मेट में लेती है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, x बन गया। तो क्या होना चाहिए, x माइनस 7/4। तो f इनवर्स x हमें मिल गया x माइनस 7/4। अब आपको इनवर्स मशीन का फंक्शन मिल गया, या इनवर्स मशीन किस तरीके से काम कर रही, तो आसान है। f क्या काम कर रहा है, f को 1 दो, 1 का 4 गुना, फील करो, इनपुट का 4 गुना किया फिर प्लस 7 किया, तो जो मिला उसमें से माइनस 7 किया फिर अपॉन 4 कर दिया, 1 डाला तो मिलेगा कितना, 11। 4 बन जा 4 प्लस 7 11। अब इसको डालूं मैं f इनवर्स में, f इनवर्स की फंक्शनिंग 11 माइनस 7, इनपुट 11 गया ना, 11 माइनस 7 4/4 दैट इज 1। और चेक कर लो, मान लीजिए 2 डाला, 4 2 8, 8 प्लस 7 15, 15 डाला f इनवर्स में, 15 माइनस 7 8/4, क्या मिला, 2 मिला। ये इसमें गया तो मुझे मिला, समझ आया। यानी कि अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ओरली सॉल्व करेंगे, और अब आपको पता लग गया कि अगर फंक्शन की शक्ल दिख रही है तो हम उसके इनवर्स फंक्शन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। राइट इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। बहुत लाइटली, पता है मैं अभी एक वेब सीरीज देख रहा था, आप लोग मत देखना ना, ठीक है, आप लोगों को काम पढ़ना है अभी। तो उसमें मैंने एक चीज सीखी, हालांकि आपको पता होगा, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, वी मेक देम कॉम्प्लिकेटेड। तो थिंग्स आर सिंपल बट वी मेक देम कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या होता है, आप इस चीज को फील करना, कोई चीज जो आपको नहीं आती है, समझ नहीं आती है, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हो कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, उलझी हुई है, डिफिकल्ट है। लेकिन जब आप समझ जाते हो तो आप बोलते हो इट्स क्वाइट सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट डू आई वांट टू से, कि थिंग्स आर जस्ट सिंपल, वी मेक देम कॉम्प्लिकेटेड एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग ओनली। ठीक है, हमारी थिंकिंग, हाँ, हम जो सोचते हैं हम ही असाइन करते हैं कि डिफिकल्ट है या इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस ओरली करने हैं, ओरली मतलब मेंटली करने हैं। राइट इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शंस। फर्स्ट है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, इस x से कंफ्यूज मत होना, हम हर फंक्शन को इनपुट x और आउटपुट y लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए एक इनवर्स मशीन तैयार कर रहा हूं, उसकी फंक्शन ही लिख रहा हूं। तो ये क्या करता है, इनपुट का तिगुना करता है, प्लस 2 करता है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट के साथ ये जो इनपुट है उसके साथ -2 करेंगे, अपॉन 3 कर देंगे। ठीक है, यानी f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 2/3। सेकंड fx है -2x प्लस 7। इनपुट का -2 टाइम्स हुआ फिर +7। अब इनवर्स क्या करेगा, अब इनवर्स के लिए ये इनपुट है तो पहले -7 होगा, +7 को हटाते हैं, तो इनपुट जो x मिला यानी ये पूरा x की तरह काम करेगा, -7 अपॉन -2। आया समझ में? ठीक है। तीसरा fx इज इक्वल टू x²। इनपुट फील करो, इनपुट गया मशीन में, x² हुआ। अब x² से x चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यानी f इनवर्स x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, और देखो चलिए, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ x। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, x² का यानी कि इनपुट x² है ना, इनपुट x नहीं है। x² अगर जाएगा तो x² का स्क्वायर रूट x। मान लीजिए फंक्शन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का प्लस 3। तो इनपुट के साथ पहले +2 हुआ, प्रोसेस देखना, पहले +2 हुआ, l को देखो आप, f की फंक्शनिंग कैसी है, f में स्टेप 1
प्लस 2 होता है, स्टेप 2 स्क्वायर होता है, स्टेप 3 प्लस 3 होता है। एफ इनवर्स में क्या होगा, -3 होगा इनपुट के साथ, स्क्वायर रूट होगा, फिर -2 होगा। तो इसका इनवर्स क्या हो जाना चाहिए, तो इसका इनवर्स हो जाएगा इनपुट, ये पूरा x के फॉर्म में काम करेगा, x -3 अब बचेगा, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, फिर +2 है तो वो हटाना पड़ेगा क्योंकि x चाहिए। ये आपको क्या मिल गया, इनवर्स। यकीन नहीं आया तो चेक करके देख लो। देखो इसमें डालो आप 4 2 6 36 प्लस 3 9 39 को इसमें डालो। 39 से आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए। 39 -3 36, 36 का गलत हो गया, -3 किया, ठीक है एकदम ये तो करेक्ट है। अब मैंने डाला 4 डाला, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 39। अब 39 डालने पर 4 मिलना चाहिए। 39 - 3 36 का स्क्वायर रूट 6 -2 4। आगे समझना है, ओके। एक और ले लेता हूं, 2 to the power x मैंने फंक्शन लिया है ना। अब ऐसी मशीन तैयार करनी है कि ये जब इनपुट की फॉर्म में जाए तो x मिले। तो ये किस में जाए कि x मिले, बहुत सिंपल है, ये किस में जाए, log x बेस 2। अगर यहां पर 2 to the power x आ जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, x। तो बच्चों मैं सोच पा रहा हूं ये अगर f है तो f इनवर्स x क्या हो गया, log x बेस 2, ठीक है। तो आपको आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं बच्चों, जैसे एक f ऑफ x में ले लेता हूं x + 2 अपॉन 3x - 2। अब इसके लिए इनवर्स तैयार करना आसान नहीं होगा। एक और फंक्शन है, ओरली नहीं सोच पाएंगे। क्या हो रहा है, इनपुट एक ही जगह प्रोसेस नहीं हो रहा है, x + 2 का x + 2 अपॉन 3x - 2 इनपुट दो जगह प्रोसेस हो रहा है। यानी मशीन को दो लेवल में काम करना पड़ रहा है, +2 फिर 3x - 2, फिर दोनों का डिवीजन। अब उल्टा कैसे जाएंगे, दोनों को डिवीजन को कैसे तोड़ेंगे, दिक्कत आ रही है ना। तो इसका इनवर्स मुझे निकालना पड़ेगा। इनवर्स तो होगा इसका, लेकिन क्या होगा, वो जो इसके लिए इनवर्स मशीन बनेगी, हाउ डज इट वर्क, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। वही तो फंक्शन है, हाउ डज द मशीन वर्क, इट इज नोन एज फंक्शन। 7 जैसे मान लो ये फंक्शन हो, x² + 3x - 2, इसका इनवर्स ढूंढना हो, ठीक है। तो ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं, तो इनवर्स निकालना हम सीखेंगे। तो अभी तक आप क्या सीखे कि इनवर्स निकालना या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन जो गिवन है उसका जो भी फंक्शनिंग है इनपुट के साथ। अब हमें एक नया फंक्शन सोचना है जिसका नाम आप g या f इनवर्स दे सकते हो। उसमें अगर वो आउटपुट डाला जाए तो हमें इनपुट मिल जाए। ये होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब, ठीक है। डेफिनेशन मैंने अभी तक नहीं लिखाई है। दूसरा, इनवर्स निकालना बहुत आसान है कुछ फंक्शंस के लिए, स्पेशली लीनियर के लिए, स्पेशली कुछ फंक्शंस के लिए। कुछ के लिए आसान नहीं है, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग इनवर्स निकाल पाएंगे। तो हमें वो मेहनत भी करना सीखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इनवर्स का मतलब समझ गए कि इनवर्स क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, इसका मतलब अभी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि विच फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल, मतलब किसका इनवर्स निकाला जा सकता है और किसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, एक फंक्शन है जो इस तरीके से काम कर रहा है। समझ गए ना क्या पढ़ रहे हो। हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ो आपको पता होना चाहिए कि वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो क्या है। तो एक फंक्शन कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स को रिलेट करता है ऐसे, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विच, मैं लिख देता हूं यहां पर, विच फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल। क्योंकि सभी फंक्शन इन्वर्टिबल हो इस बात की गारंटी नहीं है, यानी किस मशीन के लिए इनवर्स मशीन निकाला जा सकता है। अब कोई फंक्शन ऐसा है, या फिर यहां पर ले लो 1 2 3 4 5 6, यहां ले लो A B C D E, ठीक है। तो ये तो F की मैपिंग है। अब F इनवर्स की मैपिंग क्या होगी, F इनवर्स में अगर A डालूंगा तो F इनवर्स की मैपिंग देखते हैं।
एफ इनवर्स की मैपिंग एफ अगर ए टू बी है तो एफ इनवर्स बी टू ए होगा। इनपुट से आउटपुट एफ में मिला, एफ इनवर्स में आउटपुट से इनपुट मिलेगा, तो एफ इनवर्स के लिए आउटपुट बिकम्स इनपुट एंड इनपुट ऑफ एफ बिकम्स आउटपुट। तो यानी एफ इनवर्स ए बी सी डी ई, ए 1 से रिलेट होगा, बी अगर एफ इनवर्स में डालूंगा तो 2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सी डालूंगा तो 3 मिलेगा, 4 डालूंगा सॉरी डी डालूंगा तो 4 मिलेगा, ई डालूंगा तो बी गड़बड़ हो गई 4 5। अब अगर मैं डी डालूंगा तो डी में 4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, और ई डालूंगा तो 6 मिल जाएगा, तो दिक्कत आ रही है, इट इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई? याद करो लेक्चर 1, फंक्शन वो रिलेशन जिसमें सेट ए, क्योंकि एफ इनवर्स के लिए सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो ए का कोई भी एक एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव्स नहीं रखेगा, तो ये रख रहा है, इट इज नॉट अ फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं है तो किस बात का इनवर्स, यानी इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आपको समझ आ गया कि अगर फंक्शन मेनी टू वन हुआ, अगर फंक्शन मेनी टू वन हुआ तो इनवर्स निकालते टाइम इस एलिमेंट का 3 या ज्यादा रिलेटिव हो जाएंगे, या 2 से ज्यादा रिलेटिव हो जाएंगे, तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो पहला तो अ फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल, अ फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल इफ, पहली कंडीशन, f must be इंजेक्टिव, दैट इज 1 1, क्योंकि मैंने 1 हुआ तो क्या नुकसान हो गया आपको समझ आ गया। और अगर 1 1 है, अब मान लो 1 1 कर दिया, तो क्या सर कोई दूसरी भी शर्त है या सिर्फ यही शर्त से बात बन जाएगी? ठीक है, मान लीजिए फंक्शन 1 1 है, ए बी सी और डी। देखो अभी फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो इसका इनवर्स जब डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, एफ 1 1 है, नो डाउट 1 to 1 मैपिंग है। इनवर्स को देखते हैं, इनवर्स के लिए ए ये होगा, एफ इनवर्स के लिए जो नया फंक्शन है एफ इनवर्स नाम का, उसके लिए सेट ए ये होगा, सेट बी ये होगा, डोमेन ये होगा, कोडोमेन ये होगा। तो ए का, तो एफ इनवर्स के अंडर में ए का रिलेशन 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से, ई का किसी से नहीं। तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन यहां पर ब्रेक हो रही है। कैसे सर? फंक्शन ए टू बी तब माना जाता है, वो रिलेशन जो ए से बी में है, ए के कोई भी एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा अनरिलेटेड नहीं रहना चाहिए, ये अनरिलेटेड है, कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव नहीं रखेगा, तो वैसा तो यहां पर नहीं है, लेकिन ई खाली जा रहा है। यानी बच्चों ये फंक्शन एफ इनटू था कि नहीं? देखो रेंज थी एबीसीडी, कोडोमेन था ए बी सी डी ई, तो ये फंक्शन इनटू था, तो इनटू था तो भी इनवर्स नहीं हो पाया। यानी सेकंड है कि f मस्ट बी सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मींस f मस्ट बी ऑन टू। अब चूंकि मैं आपको बोल रहा हूं इसलिए आपको नहीं मानना है। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ये कंप्लीट हो गया नॉट, कि f will be invertible, any function will be invertible if the function is bisective। तो यानी which function is invertible, हम जो पढ़ रहे थे, आंसर आया n, a bijective function means 1 1 on 2 function is invertible। अब चूंकि मैंने लिखा दिया, मैंने बता दिया, तो उसी से आपको मानना नहीं है, तो सिर्फ किससे मानेंगे आप ही बता दो। आपको ना ये समझना है कि वाकई में ऐसा क्यों होता है। अगर फंक्शन ऐसा है 1 2 3 4 5 a b c d e, तो बच्चों फंक्शन a टू b गया और f इनवर्स b टू a आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर 1 1 और 2, तो इधर में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, किसी भी एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव नहीं है, ये फंक्शन ओके। जब ऐसे आएंगे तब इधर किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि अगर 1 1 रखेंगे तो किसी भी एलिमेंट का 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव नहीं होगा अंडर एफ इनवर्स, और कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, तो एफ इनवर्स में डिफाइन हो जाएगा। यानी ऐसे फंक्शन जो इस टाइप के हों
वो क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे, यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस टाइप का हो गया तो वो इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा, कारण आपके सामने, ठीक है सर। जब इनवर्स डिफाइन करेंगे तो इसके दो दो रिलेटिव बन जाएंगे। दूसरा, अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसे टाइप का है, इधर 4 और ये छूट गया, तो जब ऐसे जाएंगे तो इसका कोई रिलेटिव नहीं। आया समझ में? यानी अब आपको आंसर मिल गया कि which function can be या will be invertible. A function which is bijective will be invertible. तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि which of these function is invertible. तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो हम कैसे चेक करेंगे जब भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, which one of these functions is invertible. अब जब भी फंक्शन आए हमारा एक कंसर्न होता है कि सर कहां से कहां डिफाइंड है, R to R है, A to B है, तो A और B क्या है, ठीक है जो भी है। अब यहां कुछ नहीं दिया हुआ, आप क्वेश्चन को देख करके उसकी नेचर समझना। 4 ऑप्शंस है, x स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, 4x माइनस 3 या x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब टिक लगाना है कि इनमें से कौन इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब आपको पता लगे ना इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होता है, वो फंक्शन जो 1 1 ऑन 2 हो, वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो। तो क्या ये, अब यहां पर आपको ये नहीं दिया ना कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, तो आप अपने आप ले लोगे कि फंक्शन अपने डोमेन से कोडोमेन R में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये अपने डोमेन R से कोडोमेन R लेना है हमेशा। तो देखो -1, तो ये फंक्शन की नेचर क्या है, -1 और 1 दोनों का रिलेटिव्स है, तो ऐसे मेनी 1 हो रहा है, तो जब ऐसे आएंगे तो इसके दो दो रिलेटिव होंगे, एंड इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ये तो मैंने आपको फील करवाया। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो x स्क्वायर है ये मेनी 1 है। क्यों है मेनी 1? आपको पता है मेनी 1 है मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसको देखो, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, आपको पता है। फील करो 2x प्लस 1 को, हर एक इनपुट का दुगना प्लस 1 यूनिक होगा, और इधर जो भी है वो किसी न किसी का दुगना प्लस 1 जरूर होगा। फील कर लो। अगर फील नहीं हो पा रही है तो आप x1 x2 से 1 1 या इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों ये आपकी चॉइस है कि आपको शायद अब पढ़ते पढ़ते सपने आने लगे होंगे कि फंक्शन को देखते ही आप कमेंट कर सको कि वेदर इट इज 1 1 और वेरी 1 ऑन 2 और इनटू। 2x प्लस 1 का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है 0 पर 1, 1 पर 3 और सॉरी 1 पर 3, ऐसा कोई ग्राफ आएगा, और -½ पर 0। तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 1 1 है और ऑन 2 भी है, सारे y कवर हो रहे हैं, कहीं पर भी ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी तीनों मेथड मैंने डिस्कस कर लिए कि ये 1 1 ऑन 2 है, तो 1 1 ऑन 2 तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। और अगर बाइजेक्टिव है कोई भी फंक्शन, जो फंक्शन इस टाइप का है 1 1 ऑन 2 है, वो हमेशा इन्वर्टिबल होगा। इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा x - 1, क्योंकि ये x की तरह काम करेगा तो पहले -1/2, ठीक है। तो बोर्ड में अक्सर और एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चेक वेदर दिस फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b इज इन्वर्टिबल, क्वेश्चन मार्क। इफ यस फाइंड इट्स इनवर्स, इफ नो डिफाइन योर रीजन या राइट द रीजंस। तो रीजंस क्या, you just need to check, if you want to check invertibility या whether the function is invertible or not, then you need to check whether the function is 1 1 on 2 or not, means the function is bijective or not. x square plus 2 -1 और 1 सेम आउटपुट होगा, x into x plus 1 0 और -1 पर सेम आउटपुट होगा, निपट गया। ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये बाइजेक्टिव था, तो ये हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो यानी अब इसका भी जवाब आपको मिल गया कि which फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। तो यानी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन
इसकी डेफिनेशन मुझे लिखनी है। तो अभी तक एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैंने आपको नहीं बताई है, तो मैं आपको एक दो टाइप की डेफिनेशन यहां लिखूंगा, आपको समझने की कोशिश करनी है। क्या होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन? फर्स्ट, इफ अ फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, ठीक है, देन a function g will be inverse of f if, फिर एक और शर्त आ गई, तो g को इंट्रोड्यूस करा है क्योंकि बच्चों इनवर्स एक नई चीज है ना, तो g will be the inverse of f अगर g में fx डाला, अगर g में fx डाला, x f में गया तो fx को डाला g में तो क्या मिले? x। एनसीईआरटी ने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ये डेफिनेशन भी अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और इफ f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, या ऐसे लिख लो, इफ f डिफाइंड फ्रॉम a to b इज बाइजेक्टिव। अब एक फंक्शन जो a to b में डिफाइंड है और बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 है और ऑन टू है, ऑन टू है मतलब कोडोमेन b और रेंज b क्या होगी? b होगी, डोमेन a है। इफ f a to b is bijective such that bijective, then g is a function such that f ने जो आउटपुट दिया उसको अगर g में डाला जाए तो क्या आ जाए? x, where means gof is equal to ia। अब ये आपको दिमाग खराब कर देगा, बस इतना से मैंने लिखा है, ये ऊपर वाली चीज है लेकिन पूरा किया इसको मैंने कि गोफ क्या होना चाहिए, यानी कि गोफ, और अभी डेफिनेशन चल रही है, गोफ मस्ट बी एन आइडेंटिटी फंक्शन इन ए। ठीक है, डेफिनेशन अभी भी पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी मुझे आपको ये समझाना है ये आइडेंटिटी फंक्शन आई ए का मतलब क्या है। देखो, ए से बी में आपने एफ लगाया, ए से बी में आपने एफ लगाया, एफ गया एफ एक्स बना, अब बी से ए में वापस से क्या लगेगा? जी। तो जी में अगर एफ जाए तो वापस से क्या मिला? एक्स। यानी कुल मिलाकर के गोफ कैसे काम कर रहा है? गोफ में 1 डाला 1 मिलेगा, 2 डाला 2 मिलेगा, 3 डाला 3 मिलेगा, 1.5 डाला 1.5 मिलेगा, √2 डाला √2 मिलेगा। तो गोफ एक आइडेंटिटी फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि a function f defined from a to b, a bijective function, bijective करना जरूरी है, a bijective function f defined from a to b, या मुझे g को भी इंट्रोड्यूस कराना है, इसको ऐसे लिख दो, if f is a bijective function defined from a to b and g is another function such that, अब जो लिखने जा रहा हूं देखना, such that f ने जो आउटपुट दिया वो g ने लिया इज इक्वल टू x, एंड g जो आउटपुट दे, क्योंकि g को आप डिफाइन करोगे ना, g ने जो आउटपुट दिया वो अगर f में जाए, क्योंकि बच्चों अभी तक हम लोग मशीन के लिए इनवर्स मशीन की बात कर रहे थे, अब इनवर्स मशीन के लिए मशीन की बात करें तो इस मशीन का ये इनवर्स होगा कि नहीं होगा? तो g में जो डाला मैंने उससे जो आया उसको अगर मैं इसमें डालूंगा तो जो g में डाला था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, f में इनपुट डाला, आउटपुट y मिला, y g में गया, x मिला, तो g यानी f इनवर्स के लिए ये इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ?
क्योंकि f इनवर्स में y जा रहा है, x मिल रहा है। तो x अगर f में जाए तो क्या मिलेगा, y। तो इट मींस g ऑफ x अगर f में जाए तो क्या मिले, x, सच दैट go of f a to b, f a to b, fx जाए g में, तो go of is equal to ia and fog, g ने पहले काम किया, जो दिया वो अगर f में जाए तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए b में। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है जिसको कोई भी अब इसमें कोई कमी नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये लिखने वाली डेफिनेशन है। फिल करने वाली डेफिनेशन मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मींस अ फंक्शन व्हिच टेक्स द आउटपुट ऑफ f and gives the input for f, this kind of function, and this is same for f, means f inverse of f will be g if output of f when given to g it gives input of f, and same for f, that output of g when given to f it gives input of g. So such kind of function या g, then in this case g will be inverse of f. अब आपको समझ में आ गया। तो बच्चों यहां पर गो फो को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है जो मैंने अभी आपको दिया। गो फॉर फोक वाला ये काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा कि सिर्फ कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब है हमें पता है, अब इसका जवाब हमें पता है, और इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा ये निकालने के तरीके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इस बात को हम लोग देखते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसको सीखना है। यही तो लड़ाई है, ठीक है। वापस से रिपीट कर देता हूं, हालांकि आप लोग पक गए होंगे, मुझे नहीं पता बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन आते हैं तो आई ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस कि सर आप बहुत पकाते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या अगर पकाता ऐसा लिखोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि सर आप ना रिपीटेशन थोड़ा कम करो, लेकिन मुझे नहीं पता बच्चों कि कितने कितने टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। कोचिंग में जो 35 या 40 बच्चे पढ़ते हैं, मुझे उनके बारे में सबके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। समय के साथ मैं जानता रहता हूँ कि किसकी नेचर कैसी है। तो आपको जब भी लगे, अच्छा एक और कंसर्न आया था अभी, 2-3 बच्चों से मैं सुन चुका हूं कि सर अब ना बोर लगने लगा है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, बोर इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आपको अंदाजा नहीं है, बोर तो मुझे भी लग रहा है बच्चों। देखो कितने तरीके से बोर लग रहा है। पहली चीज, जो मेरा शेड्यूल 9 सालों से चला आ रहा है वो पूरा टूट गया। दूसरी चीज, कोचिंग में कमाई बहुत कम हो गई है, ठीक है। क्यों? हालांकि स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि जो, क्योंकि अब हम ओपन हो गए, पहले तो सिर्फ लिमिटेड रहते थे। तो मैं बोलता था ना कि ये हमारी कोचिंग की मार्केटिंग है, लॉकडाउन से फायदा हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर के मिल रहे हैं। लेकिन क्या है, एडमिशन प्रोसीजर, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये हमारी गुडविल बोल लो या जो भी बोल लो, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को कि बच्चा अगर इम्प्रेस्ड है तो वो अपने आप एडमिशन कराएगा और इस बात को समझेगा कि हम जिससे पढ़ रहे हैं हमें उनको इनडायरेक्टली मतलब फीस जमा करना चाहिए। तो थोड़ा सा, लेकिन वो अफेक्टेड है, वो थोड़ा स्लो है। और तीसरी बात कि वो फील नहीं आ पा रही है मोबाइल को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में हंसी मजाक, और क्लास में जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एक भी क्लास ऐसी नहीं गई होगी जब मैं उनको हंसाता नहीं हूँ। अब वो हंसाने के लिए कोशिश नहीं करता, वो नेचुरल है। आप लोगों के साथ में रहता हूँ, म्यूचुअल बात करते हैं तो अपने आप हंसी आ जाती है, बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। तीसरा, और देखो मुझे भी नुकसान क्या हो रहा है, एक 1.5 आवर के लेक्चर को तैयार करने में आई टेक अराउंड 6 to 7 आवर्स, ठीक है। पहले रिकॉर्ड करो, फिर मोबाइल से लैपटॉप में लो, फिर एडिटिंग करो, फिर टाइटल वगैरह डालो, उसके बाद में कुछ इफेक्ट डालने तो वो डालो, उसके बाद में अगर फिर उसको जो हाई साइज का एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट होने में लग जाता है 1.5 घंटा। फिर उसके बाद में उसको आप कन्वर्ट करो, क्योंकि वो 8-9 जीबी का आता है या 7-8 जीबी का आता है, फिर उसको करना पड़ता है कंप्रेस 700-800 MB में, वो टाइम लेता है 1.5-2 घंटा। यानी कुल मिलाकर के 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग, 1.5 घंटे का एक्सपोर्टिंग, 1.5 घंटे का कन्वर्जन, और फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो आधा घंटा उसमें लग जाता है। तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। जबकि क्लास में पढ़ाना होता है तो क्या होता था, सीधा सीधा पढ़ाया, बच्चे ने डाउट पूछा और आगे बढ़े। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे पता है, नेसेसिटी है कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोर एकेडमी का फ्यूचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना,
क्योंकि हम लोग अच्छा पढ़ाने वाले हैं, ये हम मानते हैं, क्योंकि वी आर ऑनेस्ट। और अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो बाकी प्लेटफॉर्म, क्योंकि बच्चा कहां तक रुकेगा। तो यानी कहने का मतलब परेशानी मुझे भी है, परेशानी आपको भी है, बट व्हाट इज द नेसेसिटी, यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट एंड आई हैव रिकॉग्नाइज्ड व्हाट इज नेसेसरी फॉर मी। आई वांट टू टीच यू, आई विल हैव टू टीच यू। एक्चुअली पढ़ाने में मजा तो आता है, लेकिन उस तरीके से मजा नहीं आ रहा जिस तरीके से ऑफलाइन में आता था। तो कहने का मतलब ये है कि सब परेशानी आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है, बट सॉल्यूशन ये है कि नेसेसिटी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अगर डेली 3 आवर्स का शेड्यूल मैं फिक्स कर लूं। देखो आप ही लोग बोला करते थे कि सर अभी स्कूल्स हैं इसलिए दिक्कत आ रही है, स्कूल्स जब हुआ करते थे सर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, अभी कितना टाइम मिल रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटी आप। तो लॉकडाउन को ऐसे अपॉर्चुनिटी लो, कितना सारा कवर कर सकते हैं, बैठ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड के भी, जेईई मेन के भी, होमवर्क करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम है, डाउट पूछने के लिए हम लोग डाउट पूछ सकते हैं, बहुत सारे तरीके डाउट पूछने के। तो कहने का मतलब ये है, अब लेक्चर खत्म। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसको हम लोग समझेंगे। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, मैं आपको तरीका बताने वाला था। तो जो तरीका मैं बता रहा हूं बच्चों, वो किसी भी फंक्शन के लिए लग जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस के लिए लग जाएगा, और तरीका बस वही है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। अभी मैं कोई चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वही फंक्शन दूंगा जो इन्वर्टिबल होगा। उनके डोमेन और को डोमेन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन्वर्टिबल कौन होता है, जो 1 1 और 2 हो, यानी बाइजेक्टिव हो। तो फाइंड इनवर्स ऑफ f of x is equal to x plus 2 upon x minus 3। मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेट f इनवर्स x, ये तो निकालना है, इज इक्वल टू y या z, ठीक है। यानी आपको z इन टर्म्स ऑफ x लाना है। z क्या लाना है, इन टर्म्स ऑफ x। अब अगर कहीं f इनवर्स x लिखा हो, ये अगर f है, अब f इनवर्स ऐसे आएगा, तो f इनवर्स x लिखा है, इसका मतलब f इनवर्स x अगर z है तो f ऑफ z, ध्यान से समझना, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x अगर z है तो f ऑफ z x होगा कि नहीं हो। तो अगर x यहां ना होकर के यहां है, क्योंकि इनवर्स के लिए आउटपुट ही तो इनपुट होता है, और हम किसी भी फंक्शन का इनपुट x रखते हैं। तो अगर x आउटपुट है तो इनवर्स के लिए ये इनपुट हो गया, तो z दिया, तो fz विल बी x। तो fz क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर ये दोनों लाइन आपको समझ नहीं आई तो आप वापस से वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लेना। अब fz, f की फंक्शनिंग कैसे होती है, z प्लस 2 अपॉन f के अंदर कुछ भी डालो, फंक्शनिंग ऐसे होगी, z minus 3 is equal to x. What do I want? I want to get z in terms of x. So, on processing this given relationship, what is my need? My need is to define z in terms of x. So, z plus 2 is equal to zx minus 3x. I am finding z x minus z. So, x minus 1 इधर आया, 3x plus 2. I have found z which is 3x plus 2 upon x minus 1. So I have find f inverse x is equal to z is equal to f inverse x. So f inverse x is equal to 3x plus 2 upon x minus 1. If you doubt it, you may check it. Why? You know the function, put input except 3 because its domain is r minus 3. So I put 2. On putting 2, what do I get? 2 plus 2, 4 upon 2 minus 3 minus 2 minus 4. Now it must be put as input in f inverse. What is f inverse? So on putting minus 4 in it, what do I get? Minus 4 मैंने डाला, 3 into minus 4 plus 2 upon minus 4 minus 1 minus 12 plus 2 minus 10 by minus 5. What do I get? 2. आया समझ में? ओके। तो व्हाट इज द स्टेप फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन? ध्यान से समझना, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट स्टेप, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, लेट f इनवर्स x इज इक्वल टू z।
this implies this implies fz is equal to x. Solve above to get z in terms of x. That is f inverse x in terms of x. अब आप ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये x वही है जो f का इनपुट था। अगर ये x, क्योंकि बच्चों ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, gx, hx, ix, है ना, ये जो x है, ये वाला x, ये वाला x अलग अलग है। यहाँ पर x इसके लिए इनपुट है, इनपुट समझा जाए तो x ना, चूंकि हम स्टैंडर्ड इनपुट मानते हैं, इसलिए हर फंक्शन को हम इनपुट x लेकर के ही डिफाइन करते हैं। ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है टू गेट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं। ओके, सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं अभी इस बात की चिंता नहीं कर रहा हूं कि जो फंक्शन मैं दे रहा हूं वो इन्वर्टिबल भी है या नहीं, और अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन 1 1 और 2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो a क्या होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए b क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन, और a ऐसा होना चाहिए सो दैट द फंक्शन में बी 1 1। तो फाइंड इनवर्स of f of x is equal to log x minus 2 base e। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, लेट ये सॉल्यूशन पर आते हैं। लेट f inverse x is equal to z, that means f of z is equal to x, that means x is equal to f of z log z minus 2 base e। ये तो आपको पता है ना आप क्या ढूंढ रहे हो, इस मशीन के लिए ऐसी मशीन ढूंढ रहे हो जिसमें इस मशीन का आउटपुट डालूं तो इस मशीन का इनपुट मिले। अब व्हाट डू आई वांट, आई वांट z इन टर्म्स ऑफ x, तो log z minus 2 base e is equal to x, z minus 2 is equal to e to the power x, log आप पढ़े हुए हो, e to the power x will be z minus 2, z is equal to e to the power x plus 2, so f inverse x is e to the power x plus। ठीक है, और देखो find inverse of the function fx is equal to x square plus 4x plus 5। ठीक है, इसके लिए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो लेट f inverse x is equal to z, fz is equal to x। इस मेथड का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप इसको यूज कर सकते हो। क्यों? एनसीईआरटी ने बच्चों, अभी हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी देखेंगे, एनसीईआरटी ने वही फंक्शंस आपको समझाए हैं जिन फंक्शंस, हालांकि इनडायरेक्टली उसने इस मेथड को भी डिस्क्राइब किया है एक दो क्वेश्चन में, लेकिन उसने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल में वही क्वेश्चन लिए हैं, जैसे ऐसा फंक्शन लिया है x स्क्वायर, अब इसका इनवर्स क्या होगा, रूट x। ऐसे क्वेश्चन लिया 3x + 1, इसका इनवर्स क्या होगा, x - 1/3। तो वो आपको ना मेंटली इनवर्स निकालना सिखा रहा है कि ऐसा जी सोचो जिसमें f डालो तो वापस से x मिल जाए, यानी गॉफ x आ जाए या फोग x आ जाए। ठीक है, अभी हम लोग इसका इनवर्स निकाल देते हैं। तो fz is equal to x, तो fz क्या होगा, z² plus 4z plus 5 equal to x। Now what's my need? I need to get z in terms of x, तो z² plus 4z plus 5 minus x is equal to 0। My need is to get z, this quadratic equation is in z, so z is the solution of this equation। Using Dharacharya I can get z minus b plus minus root over b square minus 4ac, 4 into 5 minus x upon twice a। तो ये z आ गया, तो z is equal to -4 plus minus root over 16 minus 20 plus 4x, तो 4x plus 16 minus 20 minus 4, तो 4x minus 4 upon 2। ठीक है, अब f इनवर्स x आ गया, अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, -4 plus minus root over 4x minus 4 divided by 2, यानी f इनवर्स x is equal to -4 plus minus 2 root over
x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी f इनवर्स x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर x माइनस 1। ये झगड़ा तब खत्म होगा कि प्लस लेने की माइनस, जब आपको ये पता लगेगा कि ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है। आगे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो ये बहुत इजीली डिफाइन हो जाएगा। तो ये f इनवर्स x, यानी f इनवर्स x आपको मिल गया। ठीक है, अब ये अगर आप मेथड से फॉलो कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों अगर आप अपने ज्ञान चक्षु को इस तरीके से खोलो तो हर चीज बहुत आसान लगने लगती है। जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प हो और कीन हो, ठीक है। इस फंक्शन को अगर मैं ऐसे देखूं कि आउटपुट कैसे मिल रहा है, ध्यान से देखना इनपुट के साथ कैसे प्रोसेसिंग हो रही है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1। अब इसका इनपुट आउटपुट आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि कैसे आ रहा है। पहले इनपुट के साथ +2 हो रहा है स्टेप 1, देन स्क्वायर स्टेप 2, देन +1, देन ये वाला अगर x है तो -1 हुआ, फिर स्क्वायर रूट, फिर -2, फिर इट x +2 होल स्क्वायर -1, सॉरी +1। इफ इट इज x then x -1 रूट -2 will get inverse। आया समझ में? ठीक है, तो यहां पर क्या था वो -2 प्लस माइनस रूट ओवर x -1 ना, क्या है -2 प्लस रूट ओवर x -1, इनवर्स आ गया। तो आसान है, बस आपका देखने का नजरिया आपको एनहांस करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स हैं सबका इनवर्स निकालना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बाएं हाथ का खेल है। लेकिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ सकती है, उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को फोकस करते हैं। मैं आपको बच्चों थ्योरी पूरी करा चुका हूं, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 23 है एनसीईआरटी एग्जांपल्स ऑन इनवर्टिबल फंक्शन, ऑन इनवर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, एग्जांपल नंबर 23 आपके एनसीईआरटी से लिया है। फंक्शन n2y is f of x is equal to 4x plus 3, where y is range of the function, range of f, show that f is invertible, show that f is invertible, also find its inverse। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 23 है। करते हैं इसको। पहले फंक्शन को समझ लो। n2y, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 2y रेंज ऑफ द फंक्शन, आगे बोला रेंज ऑफ f, फंक्शन है 4x plus 3। ये इन्वर्टिबल है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन है कि शो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो हाउ कैन वी शो? गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x plus 3, 1 1 और मैनी 1 हमें चेक करना है, ठीक है। तो दिस इज यानी चेकिंग इंजेक्टिविटी, चेकिंग इंजेक्टिविटी। अब इंजेक्टिविटी चेक करने के तीन तरीके थे, लेकिन आपको पता है इस फंक्शन के लिए f of let x1 x2 belongs to domain of f, domain n2y, and f of x1 is equal to f of x2। हम दो डिफरेंट x1 और x2 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए सेम आया है, यानी मैनी वन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैनी वन नहीं होगा तो बोल देंगे कि 1 1 है। तो f of x1 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3, तो क्या है x1 is equal to x2, this implies function is 1 1। अब ऑन टू और इनटू देखते हैं। Since range of f is equal to कोडोमेन, क्योंकि उसने सेट y वही रखा है जो फंक्शन की रेंज है, तो फंक्शन इज सिंस f इज बाइजेक्टिव, 1 1 भी है और 2 भी है, दिस शोज दैट f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स अगली स्टेप है इनवर्स ऑफ f, ये निकालना है। तो लेट
एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड, एफ जेड इज इक्वल टू एक्स। आगे बढ़े, एफ जेड क्या है? वैसे तो आप बेवजह मेहनत कर रहे हो क्योंकि इसका इनवर्स क्या है? एक्स माइनस थ्री बाय फोर, ऐसे पता लग रहा है। तो एफ जेड हो गया 4z प्लस 3 इज इक्वल टू x। तो z क्या हो गया? x माइनस थ्री बाय फोर, हेंस एफ इनवर्स इज इक्वल टू x माइनस थ्री बाय फोर। ये सॉल्यूशन तो बच्चों, यानी कि आपने इसका जवाब दे दिया, यस फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड इट्स इनवर्स इज f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस थ्री बाय फोर। ये मेथड तो मैंने आपको बताया। अब हम एनसीईआरटी ने इसको जिस तरीके से सॉल्व किया है उसको ध्यान देते हैं। देखो एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्या हुआ, मैंने तो आपको बोल करके समझा दिया। अब एनसीईआरटी वाले ऑथर को तो आपको वो चीज लिख करके समझानी पड़ेगी ना। आई रिपीट, अब तक की जो पूरी कहानी थी वो मैंने आपको बोल करके समझाई, एनसीईआरटी को लिख करके समझाना पड़ेगा। तो वो लंबा लंबा लिखता है, कई जगह पता है ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जब बहुत सारा लिखा हुआ है, क्योंकि बेचारा क्या करे ऑथर, वो तो लिख करके ही समझा सकता है ना, बोल के कैसे समझाएगा? बोल के तो टीचर समझा सकता है, इसीलिए तो टीचर्स की जरूरत पड़ती है। यानी टीचर इज जस्ट अ ट्रांसलेटर बिटवीन ऑथर एंड यू। ओके, तो कहने का मतलब अब मुझे ये बताना है कि एनसीईआरटी ने कैसे सॉल्व किया। एनसीईआरटी ये कहती है कि गिवन फंक्शन f जो कि n से y में डिफाइंड है इज f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसका मतलब अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी इस तरीके से करवाती है। देखो थोड़ा सा सेंसिटिव है, मैंने जो किया एक तरीका तो आपको मिल गया। इस क्वेश्चन में हमें बाइजेक्टिव भी दिखाना है और इनवर्स भी ढूंढना है। एनसीईआरटी ये बोलती है फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन करो, आपको पता होना चाहिए ए क्या है बी क्या है। फॉर एनी आर्बिट्रेरी y एक आउटपुट है, किसमें से उठाया? इसमें से। फॉर एनी आर्बिट्रेरी y क्या है? y कैसे मिलता है? 4x प्लस 3 से। x कहां से उठाया? n से। y, ये तो y है, ये किसमें है? कैपिटल y में। फॉर एनी आर्बिट्रेरी y, इसको आप ऐसे कर दो। y कैसे मिला? 4x प्लस 3, y मिल गया ना। अब इस y को किस फंक्शन में डालूं ताकि मुझे x मिले? तो मैंने क्या किया, दिस इंप्लाइज, या इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, x क्या होगा? y माइनस थ्री बाय, यानी y के साथ क्या किया जाए, ध्यान से समझना बच्चों, यहीं पर है मिस्ट्री। कुछ नहीं लिखा, यानी मैंने कहा कि भाई किसी y के लिए y कैसे मिलता है। अब इस y के साथ क्या करूं कि x मिले, ठीक है। तो लेट gy इज इक्वल टू y माइनस थ्री बाय फोर। अब हमें यह समझना है कि मैंने क्यों लिखा। यहां पर एनसीईआरटी एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराती है g, जिसको आगे जाकर के वो इनवर्स डिक्लेयर करेगा, ठीक है, किसका? f का। तो यानी कि x को रिप्लेस कर दिया gy से, यानी y को पकड़ा, स्टेप्स अभी लिख लेंगे। फिर y के साथ क्या करूं कि मुझे x मिले, उस क्या करूं को नाम दे दिया g, x को रिप्लेस कर दिया gy से, क्योंकि ये y का फंक्शन है ना, इसको gy बोल दिया। यानी इस y के साथ अगर ऐसा किया जाए तो मुझे मिल जाएगा x, ठीक है। ये हो गया। नाउ लेट gy इक्वल्स टू हियर। अब यानी उसने इनवर्स बता तो दिया, लेकिन उसने ये कहा कि ऐसा करने पर अभी तक हमने इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी यानी फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक नहीं की है। नाउ हियर गोफ ऑफ x यानी f का इनवर्स निकालना था। x अगर हियर, अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अगर ये इनवर्स है, इनवर्स तो आपको मिल गया कि f के आउटपुट को अगर g में डाला जाए तो ये ऐसे प्रोसेस होगा, x मिल जाएगा। नाउ गोफ x हमें बताना पड़ेगा कि ये x है, तो f ने जो आउटपुट दिया वो g में जाएगा। तो f क्या आउटपुट देता है, अब वो g में गया, तो g में गया तो क्या आया, y माइनस थ्री बाई फोर, 4x प्लस थ्री माइनस थ्री बाई फोर कितना आया, x।
एंड फोग ऑफ y, क्योंकि g y को समझता है, तो फोग ऑफ y आया f ऑफ g ऑफ y। g ऑफ y क्या है? g ऑफ y है y माइनस 3/4, f में y माइनस 3/4 डाला, f में x की जगह y माइनस 3/4 डाला, तो क्या मिला? y। सो गॉफ x, यानी गॉफ जो फंक्शन है वो क्या है? x है, और फोग y है, यानी गॉफ एक ऐसा फंक्शन है जो आइडेंटिटी फंक्शन है। देखो मुझे पता है एनसीईआरटी का तरीका समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन गॉफ में जो इनपुट डाला वही मिल गया, तो f n से, तो i n, यानी n में आइडेंटिटी फंक्शन है। एंड या ऐसे ना लिखे तो आप लिख दो सीधा कि सो गॉफ x इज इक्वल टू x एंड फोग y इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज function f is invertible with its inverse, with invertible and g is its inverse. Now we need to compare my method and NCERT method. NCERT ये कहती है, तो एक कंपैरिजन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कंपैरिजन बिटवीन एनसीईआरटी मेथड एंड माय मेथड, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया। पहला, मेरे मेथड में ये माय मेथड, यहां पर एनसीईआरटी मेथड, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरे मेथड में we need to check injectivity, यानी we need to check bijectivity of the function, bijectivity of the function step by step. Second, by मतलब in steps। पहले 1 मैनी 1 के लिए चेक करते हैं, फिर ऑन टू इनटू के लिए चेक करते हैं। यहां डिफरेंस है, इंजेक्टिविटी इज चेक्ड लाइक, इंजेक्टिविटी इज चेक्ड इन अनदर वे, इन अनदर वे। कैसे? कि मतलब गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x, क्योंकि f पहले लिया ना, f का इनवर्स g है, एंड फोग ऑफ y इक्वल टू y। ऐसे चेक करते हैं, इंजेक्टिविटी चेक हो जाती है, क्योंकि अगर, और इनवर्स भी यहां पर निकल जाता है। दूसरा, वी नीड टू फाइंड इनवर्स सेपरेटली, और यहां वी नीड टू गेट x in terms of y to get inverse। और यहां पर अपन क्या करते थे? f इनवर्स x इक्वल्स टू z लेते थे। तो इस तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चन को करती है। इस लेक्चर में हमने समझा, थोड़ा सा मुझे पता है दिक्कत है आपको, बट नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि सर छोटे छोटे लेक्चर बनाओ, तो मेरा मन तो नहीं कर रहा है इसको स्टॉप करने का, लेकिन अभी पता है मैं क्या करूंगा, पॉज करूंगा और वापस से कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद में फिर अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? थ्योरी कंप्लीट हो गई इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, और एक क्वेश्चन को हमने देखा कि हाउ टू हैंडल इंजेक्टिविटी, कैसे चेक करें, मतलब इसकी बाइजेक्टिविटी कैसे चेक करनी है, मतलब इन्वर्टिबिलिटी कि इन्वर्टिबल है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें कि वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, इफ यस फाइंड इट्स इनवर्स। एनसीईआरटी कैसे करती है ये हमने देखा, हम लोग कैसे करते हैं ये हमने देखा। जो भी तरीका आपको ठीक लगे उसको उठा लेना। उसके बाद में अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फॉर दिस लेक्चर बाय बाय।